To start the chapter number 2 from trade to territory the company establishes power। ठीक है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे ट्रेड मतलब व्यापार से लेके साम्राज्य तक किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि व्यापार करने आई हुई थी यहाँ पर इंडिया में और उसने अपना साम्राज्य बना लिया। ठीक है, ब्रिटिशर्स का हमारे ऊपर जो कई 200 साल तक जो उन्होंने हमारे ऊपर राज्य किया है, तो ये कहानी स्टार्ट हो रही है आज से। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इंटरेस्ट लेके पढ़ना। देखो ये इस चैप्टर में हम या इसके बाद जो हम क्या पढ़ेंगे 1600 AD से लेके 1947 तक का पूरा साम्राज्य इसमें पढ़ेंगे कि 1600 से लेके कैसे धीरे धीरे ब्रिटिश इंडिया ने हमारे ऊपर राज करना स्टार्ट किया। लेट अस बिगिन। ठीक है, तो फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। तो अब स्टार्ट करने से पहले तुम्हें मैं बता दूं कि लास्ट क्लास में हमने क्लास 7th के अंदर मुग़ल एम्पायर तक का पीरियड पढ़ा था। कहाँ तक का पढ़ा था? मुग़ल एम्पायर के। ठीक है, अब मुग़ल एम्पायर के जो लास्ट पावरफुल राजा हुआ करते थे वो कौन थे, वहीं से स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग आज। उनके लास्ट पावरफुल की बात कर रहा हूँ मैं, लास्ट राजा की नहीं बात कर रहा। लास्ट पावरफुल जो मुग़ल एम्परर थे वो थे औरंगजेब। ठीक है, यहाँ तक हमने स्टोरी लास्ट क्लास में क्लास 7th में हमने पढ़ चुका है। ठीक है, उनकी डेथ हुई थी 1707 तक, 1707 में। ठीक है, और उन्होंने राज किया था 1658 टू 1707 तक। ठीक है, अच्छा अगर पूछा जाए तुमसे एक क्वेश्चन कि लास्ट मुग़ल एम्परर कौन थे, हु वाज द लास्ट मुग़ल एम्परर, तो देखो यहाँ पर एक फ़ोटोग्राफ दी हुई है नीचे, यहाँ से समझाना स्टार्ट करता हूँ। देखो ये है फ़ोटोग्राफ, बहादुर शाह जफ़र थे। ये देखो ये हैं बहादुर शाह जफ़र, ये थे लास्ट मुग़ल एम्परर। अच्छा, और ये 1707 के बहुत बाद लास्ट मुग़ल एम्परर बने थे। ठीक है, जो लास्ट मुग़ल एम्परर थे ये इनका जो पीरियड है वो ख़त्म हुआ था 1857 में, याद रखना। जो औरंगजेब हैं वो 1707 में उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद भी बहुत सारे राजा आए, बहुत सारे रूलर्स आए। जो लास्ट मुग़ल एम्परर थे वो थे हमारे बहादुर शाह जफ़र। ठीक है, 1857 में मुग़ल एम्पायर जो है वो उसका एंड होता है, 1707 में नहीं होता। ठीक है, लेकिन जो लास्ट पावरफुल राजा की अगर किसी की बात कही जाएगी तो वो हमेशा औरंगजेब का नाम आता है। ठीक है, तो यहाँ देखो मैंने 2 क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। वो वाज द लास्ट मुग़ल रूलर, तो बहादुर शाह जफ़र। ठीक है, बहादुर शाह जफ़र वाज द लास्ट मुग़ल रूलर। और वो व्हेन वाज द औरंगजेब डाइड, तो औरंगजेब कब कब उनकी डेथ हुई थी, तो 1707। ठीक है, अब हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और जो औरंगजेब की स्टोरी थी जहाँ से वो ख़त्म हुई थी उसके आगे का पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो औरंगजेब वाज द लास्ट ऑफ द पावरफुल मुग़ल रूलर्स। तो ये मैंने अभी बता दिया कि वो लास्ट पावरफुल रूलर थे। ही इस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर अ लार्ज पार्ट ऑफ द टेरिटरी डेट इज़ नाउ नोन एज इंडिया। ठीक है, उसने ऑलमोस्ट सारे इंडिया पे अपना कब्जा कर लिया था। किसने? औरंगजेब ने। उसके बाद क्या हुआ? आफ्टर हिज डेथ, जब वो उनकी डेथ हो गई तो उसके बाद क्या हुआ? आफ्टर हिज डेथ इन 1707 मैनी मुग़ल गवर्नर्स, जो बहुत सारे मुग़ल गवर्नर्स थे। अच्छा, गवर्नर कौन होंगे यहाँ पर? देखो ये है बहुत बड़ा एरिया मुग़ल एम्पायर का। ठीक है, अब यहाँ पर राजा जो है दिल्ली से राज करता था, तो दिल्ली में रहेगा वो। अब उसके बहुत सारे स्टेट्स हैं। ठीक है, पहले उन्हें कहा जाता था प्रोविंसेस। ठीक है, बहुत सारे, जैसे इंडिया है अभी, इंडिया के 28 स्टेट्स हैं, उसी तरीके से पहले भी बहुत सारे प्रोविंसेस हुआ करते थे मुग़ल एम्परर के अंडर, और वहाँ पर उनका भी कैपिटल क्या था? दिल्ली। ठीक है, तो जो राजा हुआ करता था वो दिल्ली से ही पूरी अपनी जो पूरा एरिया है उसको देखा करता था। तो अब सब जगह को यहाँ पर जैसे ये वाला एरिया है या ये वाला एरिया, जो भी एरिया उसके अंडर में है उसको संभालने के लिए कोई ना कोई चाहिए। तो उसको संभालने के लिए तब उस टाइम पर वो अपॉइंट किया करता था गवर्नर। जैसे अभी CMs होते हैं ना, चीफ मिनिस्टर्स होते हैं हर स्टेट के, उसी टाइम ऐसे ही पहले गवर्नर्स हुआ करते थे। ठीक है, उन्हें कहा जाता था सूबेदार्स। एंड बिग जमींदार्स बिगन असर्टिंग देयर। ठीक है, या फिर जमींदार्स होते थे जो कि उस एरिया को कंट्रोल किया करते थे। ठीक है, तो जब
औरंगजेब की डेथ हो जाती है 1707 में, तो जो ये गवर्नर्स थे जो पहले किसने अपॉइंट किए हुए थे, औरंगजेब ने अपॉइंट किए हुए थे, ये जो गवर्नर्स हैं उसके बाद क्योंकि रूलर कोई भी इतना स्ट्रांग रूलर नहीं होता, तो सारे जितने भी गवर्नर्स हैं वो अपना कंट्रोल पूरी तरीके से उस एरिया पे कर लेते हैं। ठीक है, उस एरिया पे पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेते हैं, यानी कि वो एरिया अपने अंडर में ले लेते हैं, उसे हड़प लेते हैं। ठीक है, और बिग जमींदार्स बिगेन असर्टिंग देयर अथॉरिटी एंड एस्टेब्लिशिंग रीजनल किंगडम्स, और वो लोग उस जो छोटा सा जो उनका प्रोविंस है उसके राजा अपने आप को घोषित कर देते हैं वो लोग। ठीक है, इस तरीके से सिस्टम होता है, क्योंकि जो औरंगजेब था वो तो कंट्रोल कर पा रहा था, वो बहुत पावरफुल राजा था, तो उसके राज में कभी किसी ने भी उसका जो कोई प्रोविंस है किसी ने नहीं हड़पा। लेकिन जब उसके बाद बहुत सारे जो रूलर्स आए हैं वो बहुत वीक हुआ करते थे, तो वो इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थे कि वो अपोज कर पाएँ। तो जो ये जमींदार्स हुआ करते थे, जो ये गवर्नर्स हुआ करते थे, इन्होंने जो एरिया उन्हें पहले से मिला हुआ था उसको कब्जा लिया पूरी तरीके से। एज पावरफुल रीजनल किंगडम्स emerged इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया, दिल्ली कुड नो लॉन्गर फंक्शन एज अ इफेक्टिव सेंटर। तो देखो, क्योंकि वो दिल्ली से यानी दिल्ली कैपिटल थी मुगल एम्पायर की, तो अब मुगल जैसे ही औरंगजेब की डेथ हो जाती है तो दिल्ली जो है कैपिटल नहीं रह जाती, और ये जो छोटे राज्य होते हैं ना, ये अब सबकी अलग अलग कैपिटल्स होती है। अब कोई भी दिल्ली को एक सेंटर, इफेक्टिव सेंटर की तरह नहीं देखता। बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, अब बात कर रहे हैं हम 1750 के आसपास की। However, a new power was emerging on the political horizon, तो एक नई पावर जो है वो उसने कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। हम बात कर रहे हैं 1757 की। देखो 1707 में औरंगजेब की डेथ हो चुकी है, गवर्नर्स ने एरियाज़ को कैप्चर कर लिया है, ठीक है, अपने अंडर में ले लिया है, और अब हम पहुंच चुके हैं 1757 पे। 1757 यानी 1750 के आसपास से ब्रिटिशर्स जो थे, ब्रिटिशर्स कौन कहलाते हैं, जो ब्रिटेन से आते हैं। ठीक है, कहाँ से आते हैं, ब्रिटेन। ब्रिटेन, देखो ब्रिटेन वो एरिया है जहाँ पर 3 लोकेशंस होती हैं, इंग्लैंड, ठीक है, स्कॉटलैंड और वेल्स। ठीक है, ये 3 एरिया को मिला के कहा जाता है ब्रिटेन। ठीक है, तो जो ब्रिटेन के लोग होते हैं उन्हें कहा जाएगा ब्रिटिशर्स, याद रखना। जो पीपल ऑफ, जैसे इंडिया के लोगों को क्या कहा जाता है, इंडियंस, इसी तरीके से ब्रिटेन के लोगों को क्या कहा जाएगा, ब्रिटिशर्स। तो जो 1750 के आसपास ब्रिटिशर्स ने अपना जो है पॉलिटिकली वो इंडिया को कैप्चर करना स्टार्ट कर चुके थे, मतलब इंडिया पर अपना राज करना स्टार्ट कर चुके थे। ठीक है, तो ये कैसे हुआ स्टार्ट और ये किस तरीके से उन्होंने राज किया, ये पढ़ेंगे हम इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, अच्छा, ये पिक्चर जो है ये बता रही है, आफ्टर औरंगजेब देयर वाज नो पावरफुल मुगल रूलर बट मुगल एम्परर्स कंटिन्यू टू बी सिम्बॉलिकली इम्पॉर्टेंट। तो मुगल एम्परर्स अभी भी राजा हुआ करते थे, यानी मुगल शासन चल रहा था, लेकिन कोई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट राजा नहीं हुआ करता था, और ना ही उसने कभी अपनी जो एरिया है या अपनी टेरिटरी है वो बढ़ाने की कोशिश की। ठीक है, इन फैक्ट व्हेन अ मैसिव रेबेलियन अगेंस्ट ब्रिटिश रूल ब्रोक आउट इन 1857, एक विद्रोह होता है 1857 का, अभी हम 100 साल बाद जब आगे पढ़ेंगे तो 1857 में एक विद्रोह होता है। उस टाइम पर भी जो विद्रोही होते हैं, जो लोग विद्रोह करते हैं, वो लोग राजा के पास जाते हैं। उस टाइम पे राजा थे बहादुर शाह जफ़र, तो उनके पास जाते हैं और उनकी हेल्प मांगते हैं कि आप अपनी जो सेना है वो भेज दो और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हम लड़ेंगे। तो उस टाइम पर बहादुर शाह जफ़र जो थे वो लीडर की तरीके से उस विद्रोह को चलाते हैं आगे, लेकिन वो विद्रोह सक्सेसफुल नहीं हो पाता और बहादुर शाह जफ़र को यहाँ पर पकड़ा जा रहा है, जेल में डाला जा रहा है। ठीक है, तो वाज द नेचुरल लीडर वंस द रिवॉल्ट वाज पुट डाउन बाय द कंपनी, बहादुर शाह जफ़र वाज फोर्स्ड टू लीव द किंगडम। तो जब ये जो मैं बता रहा था ना कि 1857 का जो विद्रोह था वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, तो बहादुर शाह जफ़र को यहाँ पर जेल में डाल दिया जाता है। ठीक है, चलो, तो अब हम आगे बात करने वाले हैं कि और क्या क्या हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी, तो अब हम थोड़ा सा फ्लैशबैक में चले जाते हैं। ठीक है, अभी तक हम बात कर रहे थे कि ब्रिटिशर्स जो है वो कैसे रूल करना स्टार्ट करते हैं, क्यों रूल करना स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करेंगे कि ब्रिटिशर्स कब आए इंडिया में। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ब्रिटिशर्स कब आए इंडिया में।
तो ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट, तो एक कंपनी थी जिसका नाम क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। और जो हमारा देश है, कंट्री यानी इंडिया जो है, वो कहाँ पर है, ईस्ट में। अगर तुम अमेरिका से देखोगे ना, तो अगर जैसे अगर इंडिया को वर्ल्ड मैप में हम देखें तो इंडिया जो है ईस्ट साइड में पड़ता है, ठीक है। तो एक ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो कहाँ की थी, ब्रिटेन की थी, ठीक है। एक ब्रिटेन की कंपनी थी जिसका क्या नाम था, ईस्ट इंडिया कंपनी। और वो ट्रेड करने के लिए कहाँ आती है, ईस्ट में। ईस्ट का मतलब यहाँ पर इंडिया में आती है, ठीक है। इसलिए उसने नाम भी देखो क्या रखा हुआ है, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। तो उसकी कहानी स्टार्ट होती है 1600 से। 1600 में, इन 1600 द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड अ चार्टर फ्रॉम द रूलर ऑफ इंग्लैंड, ठीक है। 1600 में ही क्यों आई वो, सबसे पहला सवाल तुम्हारे दिमाग में ये बैठा होगा कि 1600 में कैसे आई वो, उस टाइम पे क्या हुआ। 1600 में, इन 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड अ चार्टर, एक विशेष अधिकार मिला ईस्ट इंडिया कंपनी को, किसके द्वारा, जो रूलर थी इंग्लैंड की। देखो इंग्लैंड जो है ब्रिटेन का पार्ट है, तो मैंने बताया था ना ब्रिटेन के अंदर 3 कंट्रीज होती हैं, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स, ठीक है। तो जो ये इंग्लैंड है, इनकी रानी हुआ करती थी, जो हेड हुआ करती थी वो रानी होती थी, उनका नाम था क्वीन एलिजाबेथ वन। उन्होंने एक विशेष अधिकार दिया, एक चार्टर दिया, CHARTER, चार्टर दिया किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को, जिससे उन्हें क्या मिल गया, सोल राइट मिल गया। सोल राइट क्या होता है, दिस मीन्ड डैट नो अदर ट्रेडिंग ग्रुप इन इंग्लैंड कुड compete विद द ईस्ट इंडिया कंपनी। केवल एक अधिक, मतलब सोल का मतलब होता है एक, सिर्फ एक कंपनी को अधिकार मिला कि आप ये प्रोडक्ट कहीं से भी जाके ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। आप ट्रेड कर सकते हो, सिर्फ आपको अधिकार है। केवल एक इंसान को अधिकार मिले तो सोल राइट कहा जाता है उसे, ठीक है। तो इस कंपनी को ये कहा गया कि आपको अकेले को ये अधिकार दिया जाता है कि आप बाहर जाके ट्रेड कर सकते हो, यानी इंग्लैंड से बाहर जाके किसी भी कंट्री में जाके उससे ट्रेड कर सकते हो, और कोई भी दूसरी कंपनी आपसे compete नहीं करेगी। कोई भी आके जहाँ से आप ट्रेड कर रहे हो, इंग्लैंड की कोई भी कंपनी वहाँ पर ट्रेड नहीं करेगी जहाँ पर आप कर रहे हो, ठीक है। इस तरीके का एक चार्टर दिया गया किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को, एक विशेष अधिकार दिया गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है, व्हाट वाज द चार्टर, चार्टर वाज द ग्रांटिंग सोल राइट, इट मीन्स डैट नो अदर ट्रेडिंग कंपनी इन इंग्लैंड कुड compete विद द ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। तो वो किसी के साथ भी compete नहीं करेगी, कोई दूसरी कंपनी उसके साथ compete नहीं करेगी, किसके साथ, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। तो जैसे ही इन्हें चार्टर मिला तो ये क्या करते हैं, ये टूर पे चले जाते हैं, और किस तरफ जाते हैं, ईस्ट की तरफ जाते हैं। ईस्ट की तरफ मतलब इंडिया की तरफ ये लोग आना स्टार्ट कर देते हैं, ट्रेड करने के लिए, व्यापार करने के लिए। विद दिस चार्टर द कंपनी कुड वेंचर अक्रॉस द ओशियंस, इस जो ये चार्टर मिला था इसकी वजह से कंपनी को क्या मिला कि वो कहीं भी ओशन यानी समुद्र के रास्ते से कहीं भी जा सकती है और वो ट्रेड कर सकती है। लुकिंग फॉर न्यू लैंड्स फ्रॉम विच इट कुड बाय गुड्स एट अ चीप प्राइस एंड कैरी दैम बैक टू द यूरोप टू सेल एट हायर प्राइस। तो ट्रेड किस तरीके से होता है, ट्रेड में क्या होता है, देखो सिंपल सा समझना, आप खरीदो सस्ता, ठीक है, चीप प्राइस पे आप खरीदो, और अपनी कंट्री में जैसे इंडिया से वो क्या करते थे, सस्ती चीज़ें ले लेते थे, सस्ते में चीज़ें ले लेते थे, और यूरोप में जाके वो उसे महंगे में बेचा करते थे। तो इससे क्या होता था, उन्हें प्रॉफिट होता था, ठीक है। तो इस तरीके से वो प्रॉफिट कमाया करते थे, ठीक है। तो वो इंडिया से चीप गुड्स खरीदा करते थे एट चीपर प्राइजेस, और कैरी देम बैक टू द यूरोप टू सेल एट आ हायर प्राइजेस, और उसको वहाँ पर महंगे दामों में बेचा करते थे। द कंपनी डिड नॉट हैव टू फियर कंपटीशन फ्रॉम अदर इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनीज, और उन्हें यह डर भी नहीं था कि कोई और कंपनी उनके साथ compete करेगी, यानी कोई और कंपनी भी आएगी साथ में उनके, क्योंकि उन्हें क्या मिला हुआ था, चार्टर मिला हुआ था, जिससे उनके पास अधिकार था कि कोई, मतलब सिर्फ उन्हीं के पास अधिकार था ट्रेड करने का, और किसी के पास भी अधिकार नहीं था, इंग्लैंड की, ठीक है, सिर्फ इंग्लैंड की जो कंपनियां हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। तो मर्केंटाइल ट्रेडिंग कंपनीज इन दोज डेज मेड प्रॉफिट
primarily by excluding competition so that they could buy cheap and sell dear। ठीक है, तो जो ये कंपनीज होती थी इनको कहा जाता था मर्केंटाइल कंपनीज। ठीक है, मर्केंटाइल कंपनीज किस तरीके से काम करती थी कि वो इस तरीके के चार्टर ले लिया करती थी जो राजा हुआ करता था उससे, ताकि उन्हें अकेले को ट्रेड करने का अधिकार मिल जाए, जिससे वो क्या करेंगे, सामान सस्ते में खरीदेंगे और महंगे में बेचा करेंगे अपनी कंट्री में जाकर। तो इस तरीके के सिस्टम को कहा जाता है मर्केंटाइल ट्रेडिंग। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैंने लिखा भी हुआ है मर्केंटाइल क्या होती है, अ बिजनेस enterprise that makes profit primarily through trade, buying goods cheap and selling them at higher prices। ठीक है, तो ट्रेड होता है ये, इसमें क्या होता है, बाई चीप और सेल हाई एट द हायर प्राइस। याद रख लेना, बाई चीप और एंड सेल एट हायर प्राइसेस। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है, वो ग्रांटेड द चार्टर टू द ईस्ट इंडिया कंपनी टू ट्रेड विद द ईस्ट। किसने दिया था, किसने ग्रांट किया था, क्वीन एलिजाबेथ वन ने किया था ग्रांट। ठीक है, याद रख लेना 1600 में। देखो, द रॉयल चार्टर हाउएवर कुड नॉट प्रिवेंट अदर यूरोपियन पावर्स फ्रॉम एंटरिंग द ईस्टर्न मार्केट। देखो, इंग्लैंड की कंपनी तो ट्रेड नहीं कर सकती थी जहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड कर रही है, लेकिन और जो दूसरी देश की कंपनियां हैं, जो और दूसरी यूरोपियन कंट्रीज की जो कंपनी है, ट्रेडिंग कंपनीज, वो सब ट्रेड करने आने लग गई थी। इंग्लैंड की नहीं आती थी, दूसरे और जो आसपास के देश थे, जब उन्हें ये बात पता चली कि ईस्ट इंडिया कंपनी, या उन्हें पहले से ही पता था कि इंडिया में बहुत ज़्यादा ट्रेड है, मतलब बहुत ज़्यादा मार्केट बड़ा है इंडिया का, इंडिया से बहुत सारा ट्रेड किया जा सकता है, तो सारी कंपनियां इंडिया की तरफ उस टाइम पर आने लगी थी। तो हम बात करेंगे कि ये इंडिया को पहले डिस्कवर किसने किया और किस तरीके से इंडिया बड़ा फेमस हो गया फॉर ट्रेडिंग। देखो, तो ये मैंने बता दिया कि जो रॉयल चार्टर है वो सिर्फ इंग्लैंड वाले लोगों के लिए ही लगा हुआ था, बाकी और दूसरी यूरोपियन कंट्रीज़ जाके किसी भी कंट्री से, यानी इंडिया से, ट्रेड कर सकते थे। ठीक है, तो बहुत सारी कंपनीज़ आई, तो मैं बात करता हूँ स्टार्टिंग से कौन कौन सी कंपनी आई। देखो, 1498 से लेके 1750 तक बहुत सारी कंपनीज छोटी बड़ी आई, पर 4 मेजर कंपनीज थी जो बहुत इंडिया में फेमस हुई। पहले थे पोर्चुगीज़। ठीक है, इन्हें बोलेंगे पोर्चुगीज़। यहाँ पर एक यहाँ पर जहाँ पर ये दिखाया हुआ है ना, यहाँ पर एक कंट्री है जिसका नाम क्या है, पोर्चुगल। क्या नाम है, पोर्चुगल। उस कंट्री से पहली बार इंडिया को डिस्कवर किया वास्को डिगामा ने। कब किया ये, 1498 में। डिस्कवर का क्या मतलब होता है, ढूंढा। पहले जो अदर वर्ल्ड की कंट्रीज़ थी उसको पता ही नहीं था कि इंडिया कहाँ पर है, तो सबसे पहले वास्को डिगामा ने, वो समुद्र में जा रहे थे घूमते हुए, और उन्हें जब लैंड दिखाई दिया तो उन्हें ये पता चला कि ये इंडिया है। ठीक है, और उन्होंने फिर वहाँ पर रुके, और फिर जाके उन्होंने जब वहाँ इंडिया का इन्वायरमेंट देखा, इन्होंने फिर ट्रेड करना स्टार्ट किया था। सबसे पहले स्टार्ट किसने किया था, पोर्चुगीज़ ने। तो देखो, इसकी स्टोरी समझ लेते हैं। वास्को डिगामा, सबसे पहले कौन आए थे, पोर्चुगीज़। 1498 में वास्को डिगामा, अ पोर्चुगीज सेलर, फर्स्ट डिस्कवर्ड अ सी रूट टू इंडिया विया केप ऑफ गुड होप। देखो, वाया मतलब होता है जहाँ से रास्ता जहाँ से आप जा रहे हो ना, तो उसे कहीं कहोगे आप वाया, यानी उस जगह, उस रूट से आया मैं। तो जो रूट को बताने के लिए क्या बोलते हो तुम, VIA, वाया। ठीक है, देखो यहाँ से ये पोर्चुगीज़ चले थे, देखो ऐसा शिप से चले, और यहाँ से ये साउथ अफ्रीका। तो ये जो नीचे वाला एरिया है ना, यहाँ पर नीचे वाला एरिया, ठीक है, ये वाला जो एरिया है साउथ अफ्रीका के बिल्कुल नीचे वाला एरिया, इसे कहते हैं केप ऑफ गुड होप। उस जगह का नाम है केप ऑफ गुड होप। तो ये सारी जितने भी शिप्स हुआ करते थे वो ऐसे यहाँ से पहले यहाँ आते थे, यहाँ रुकते थे, फिर ऐसे करके इंडिया की तरफ जाते थे। तो ये सारे शिप्स कहाँ से आते थे, केप ऑफ गुड होप से। तो 20 मई 1498 में उन्होंने इंडिया को डिस्कवर किया। वो 4 शिप्स के साथ फ्लीट ऑफ 4 शिप्स, जब वो सेलिंग कर रहे थे तो कितने शिप के साथ कर रहे थे, 4 शिप्स के साथ वो चल रहे थे। और कितने सेलर्स थे उनके साथ, 118 सेलर्स ऑन बोर्ड। और कहाँ पर वो आए, तो देखो यहाँ पर आए हैं वो। सबसे पहले केरला में एक प्लेस थी, एक पोर्ट हुआ करता था, उसका नाम था कैलीकट।
ठीक है, याद रख लेना, कैलीकट बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलीकट केरला में हुआ करता था पोर्ट, वहाँ आके वो रुके थे। दे कॉन्क्वर्ड गोवा एंड मेड इट द सेंटर ऑफ द कमर्शियल एंड पॉलिटिकल पावर इन इंडिया। तो उन्होंने गोवा को कैप्चर करा, कॉन्कर करा थोड़े बहुत दिनों बाद, और फिर इंडिया जो गोवा है उसको अपना सेंटर बना लिया था उन्होंने, कमर्शियल सेंटर। मतलब सारा जितना भी ट्रेड किया करते थे वो कहाँ से करते थे, पोर्चुगीज़ करते थे गोवा से, ठीक है। और बाद में उन्होंने पॉलिटिकल पावर के लिए भी गोवा को ही यूज़ करते थे वो लोग। बहुत सालों तक उन्होंने राज किया है पोर्चुगल ने। और तुम कभी गोवा जाओगे तो तुम्हें वहाँ पर पोर्चुगीज़ खाना भी मिलेगा, क्योंकि उन्होंने कई सालों तक राज किया है वहाँ पर, ठीक है। दूसरे थे डच इन इंडिया। तो डच वर द नेक्स्ट टू रीच इंडिया इन 1595 एंड द डच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्म्ड इन 1602। तो डच जो थे, डच पीपल थे, वो लोग आए, कब आए वो, 1602 में, ठीक है। 1602 में उन्होंने मतलब अपनी कंपनी फॉर्म कर ली थी और वो ट्रेड करना स्टार्ट कर चुके थे अपना, ठीक है। उनके मेन जो फैक्ट्रीज थी वो थी मसूलीपट्टनम, पुलिकट, सूरत, कैरिकल, पटना, ये कोची। तो यहाँ पर थी ये 1602, याद रख लेना। सेकंड कंपनी थी डच इन इंडिया। तीसरी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि ब्रिटेन से आई थी, ये मैं तुम्हें बता ही चुका हूँ। इन्होंने जो अपनी सबसे पहली कंपनी या पहला कोशिश की थी सबसे पहले इंडिया में आके, वो करी थी इन्होंने 1608 में, ठीक है। तब उस टाइम पर इन्हें पूरी तरीके से अलाउ नहीं किया गया था ट्रेड करने के लिए। फिर ये दोबारा आए 1613 में, तब इन्हें जहांगीर ने एक फरमान दे दिया था। फरमान क्या मतलब होता है, एक तरीके से एक अथॉरिटी दे दी थी कि आप अब इंडिया के साथ ट्रेड कर सकते हो। तो इन्होंने जो अपनी फैक्ट्री है वो सबसे पहले बनाई थी सूरत के अंदर। द फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज इस्टेब्लिश्ड एट सूरत। तो ये याद रख लेना, फैक्ट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट, कि फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ बनाई थी इन्होंने, सूरत के अंदर। तो लास्ट जो थे, जो इनके बाद में बहुत बड़े, जो बहुत फेमस हुए आने, जो मतलब जिन्होंने व्यापार किया, वो थे फ्रेंच मतलब फ्रांस से आए थे ये लोग, ठीक है। और ये आए थे 1664 में। द कंपनी नेम्ड कैंपेन देस एंडेस ओरिएंटल्स वॉज फाउंड इन द 1664। तो कंपनी का नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रख लेना, 1664 में आए थे फ्रांस वाले। और इन्होंने अपनी जो फैक्ट्री है 1668 में सूरत में ही बनाई थी, ठीक है। तो देखो एक चीज़ देखोगे तुम कि यहाँ से देखो ऐसे मूव करते हुए केरला या फिर ज़्यादातर सूरत बहुत फेमस था उस टाइम, और ये मसूलीपट्टनम इस तरफ है, ठीक है। याद करो, अभी हमने पढ़ा भी था लास्ट क्लास में, जो ट्रेड सेंटर्स हुआ करते थे, सूरत, मसूलीपट्टनम, ठीक है, हम। तो ये इसमें ये समझ में आ गया होगा कि कौन कौन लोग आए। तो ये 4 कंट्रीज थी जो इंडिया में ट्रेड किया जिन्होंने, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे। द प्रॉब्लम वॉज डैट all companies were interested in buying the same thing. The fine qualities of cotton and silk produced in India had a big market in Europe. Pepper, cloves, cardamom and cinnamon too were in a great demand, ठीक है। तो ये लोग जो सारे लोग इतने ज़्यादा, मतलब इंडिया ऐसा क्या होगा कि जो इतनी सारी कंपनी हमारे साथ ट्रेड करना चाह रहे थे उस टाइम पर, एकदम से इतनी सारी कंपनीज कैसे आई। देखो क्या था कि इंडिया के ना जो मसाले थे वो बहुत फेमस थे, और कॉटन बहुत फेमस था, ठीक है। तो सब लोगों को एक ही चीज़ चाहिए थी, वो क्या था, कॉटन और मसाले, यानी कि स्पाइसेस, ठीक है। तो एक क्वेश्चन भी है एनसीईआरटी का, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट अट्रैक्टेड द यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज टू इंडिया, कि किस चीज़ ने अट्रैक्ट किया यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज को इंडिया में। तो 2 चीज़ें थी, पहला द फाइन क्वालिटी ऑफ कॉटन एंड सिल्क प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। तो सबसे ज़्यादा उन्हें क्या मिलता था, कॉटन एंड सिल्क, ठीक है, फाइन क्वालिटी ऑफ कॉटन एंड सिल्क प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। और दूसरा क्या था, मसाले, कौन कौन से, इंडियन स्पाइसेस। पहला पेपर मतलब काली मिर्च बहुत फेमस थी उस टाइम पर, ठीक है। क्लोव्स होते हैं लौंग, देखो ये रही लौंग। उसके बाद कार्डेमम क्या होता है, इलायची। और सिनेमन क्या होता है, वो होता है दालचीनी। तो ये सारी फोटोग्राफ्स दी हुई हैं, याद रखना तुम, ठीक है। तो जो स्पाइसेस थे बहुत ज़्यादा फेमस थे। अब सब लोग, एक बात देखो, अब सब लोग एक ही चीज़ डिमांड कर रहे हैं, तो क्या होगा, आपस में लड़ाई हो जाएगी ना। सामान कम है तो आपस में बहुत ज़्यादा कंपटीशन हुआ करता था उस टाइम पर। कंपटीशन अमंग्स द यूरोपियन कंपनीज इनएविटेबली पुश्ड अप द प्राइसेस एट विच दीज गुड्स कुड बी परचेज्ड।
एंड दिस रिड्यूसेस द प्रॉफिट डेट कुड बी अर्नड। अब देखो पहले तो क्या था, सिर्फ एक दो कंपनियाँ, एक या दो ही कंपनी थी मार्केट के अंदर, तो वो लोग, तो डिमांड क्या थी, डिमांड कम थी, सप्लाई ज़्यादा थी, तो वो सस्ते में खरीदते थे, चीपर रेट पे खरीदा करते थे, और एट हायर प्राइजेस दे सेल आउट द थिंग्स, तो वो ज़्यादातर महंगे में बेचा करते थे, तो उनको क्या हो रहा था, बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा था। लेकिन जब ये बहुत सारी कंपनीज आ गई, तो ये 3-4 कंपनीज आ गई, तो अब सबको एक ही सामान चाहिए, तो डिमांड क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी, और सप्लाई थी कम, तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा हो गया, और इसकी वजह से जो गुड्स के प्राइजेस थे, इन सारी चीज़ों के प्राइजेस थे, वो क्या हो गए, इंक्रीज़ हो गए। ठीक है, इंक्रीज़ हो गए, तो उनकी वजह से क्या हुआ, जब आप खरीद ही महंगे में रहे हो तो फिर आप बेचोगे कैसे। ठीक है, तो वो आपका जो प्रॉफिट होता है वो कम हो गया, तो इनका प्रॉफिट जो है वो धीरे धीरे कम होता चला गया। The only way the trading companies could flourish was by eliminating the rival competitors। तो अब इन सारी कंपनियों ने ये सोचा कि अगर दूसरे को, अगर एक ये वाली कंपनी अगर नहीं होगी मार्केट में, तो सारा सामान हमें मिल जाएगा, तो ये इस तरीके का कंपटीशन चल रहा था वहाँ पर, तो एक दूसरे को रोकने की सारी कोशिश हो रही थी कि किसी तरीके से दूसरी कंपनी को रोका जाए। ठीक है, The urge to secure markets therefore led to the fierce battle between the trading companies। और इसकी वजह से क्या हुआ, बैटल स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, ट्रेडिंग बैटल्स स्टार्ट हो गई थी। थ्रू द 17th and the 18th century they regularly sank each other's ships, blockade routes and prevented rival ships from moving with supplies of good। तो इन्होंने अब क्या करना स्टार्ट कर दिया, तो जितनी भी ये कंपनियां थी, तो ये सारा जो माल था, जो गुड्स हुआ करते थे, सामान किस में जाया करता था, शिप्स में जाया करता था, तो अब इन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, सारी कंपनियां, दूसरी कंपनियों ने, वो उसका सामान जो है लूट लिया करते थे, रोक दिया करते थे, उनके शिप्स को जला दिया करते थे, तो इस तरीके से उनको डराने धमकाने की कोशिश चल रही थी, और ऐसे ऐसे करके इन्होंने दूसरी कंपनियों को कमज़ोर करता चले गए ये लोग, ताकि वो कंपनी रहे ही ना वहाँ पर। ठीक है, ट्रेड वॉज कैरिड ऑन विद आर्म्स। तो अब क्या हुआ, जब लोग शिप्स में जाया करते थे, जो ट्रेड होता था वो अब क्या होने लगा, सब यानी कि अब उन्हें क्या करने का, प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, तो प्रोटेक्ट करने के लिए अब वो आर्मी मैन रखा करते थे, जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते थे वो रखा करते थे अपने शिप्स के पास, तो शिप्स के अंदर तो बहुत सारे आर्म्स के साथ उन्हें ट्रेड करना पड़ता था, मतलब जब वो शिप में जाते थे तो आर्म्स एंड एम्युनिशंस लेके साथ में चलते थे। एंड ट्रेडिंग पोस्ट वर प्रोटेक्टेड थ्रू फोर्टिफिकेशंस, और जो जहाँ पर वो सामान रखा करते थे, स्टोर करके रखा करते थे, उसको वो किले के रूप में कन्वर्ट कर लिया करते थे, फोर्टिफिकेशन कर दिया करते थे उनका, क्योंकि नहीं तो दूसरा वाला जो है, उनके जो स्टोर रूम है, मतलब जो उनका वेयर हाउस है, वहाँ पर जाएगा और वहाँ पर वो तोड़ फोड़ करके उनका सामान उठा के ले जाएगा। तो इस तरीके के देखो, ट्रेडिंग में इतना तगड़ा कंपटीशन था कि लड़ाई बैटल्स की बात हो रही थी, वहाँ पर कंपनियां जो है आपस में लड़ना स्टार्ट कर चुकी थी। द एफर्ट टू फोर्टिफाई सेटलमेंट्स एंड कैरी ऑन प्रॉफिटेबल ट्रेड आल्सो लेड टू इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट विद लोकल रूलर्स। और इसी की वजह से जब फोर्टिफिकेशन मतलब फोर्टिफाई करना स्टार्ट किया उन्होंने, यानी कि किले बनाने स्टार्ट किए अपने सामान को रखने के लिए, अपने सामान मतलब जो सोल्जर्स हैं उनको रखने के लिए, तो क्या हुआ, जो लोकल लीडर्स हुआ करते थे, जो लोकल रूलर्स हुआ करते थे, जहाँ पर ये लोग अपना फोर्ट मतलब अपना किला बना रहे थे, तो उन लोगों को परेशानियाँ होने लगी, और इसी तरीके से जो उनके बीच में जो ट्रेडर्स हुआ करते थे और जो लोकल लीडर्स हुआ करते थे, उनके बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट होना स्टार्ट हो गया, लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो चुके थे। ठीक है, द कंपनी देयरफॉर फाउंड इट डिफिकल्ट टू सेपरेट ट्रेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। और इसी वजह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो ट्रेड करने आई हुई थी, उसे क्या करना पड़ा, उसे पॉलिटिक्स में उतरना पड़ा। ठीक है, ताकि वो अपनी चीज़ों को संभाल सके। ठीक है, ताकि वो आसानी से जो वो चाहते हैं वो कर सकें। तो समझ में आई बात। तो यहाँ पर देखो, हम इस चैप्टर में समझ रहे थे ट्रेड टू टेरिटरी। तो अभी तक तुम्हें जो ये मैंने थोड़ा सा पढ़ाया है, इसमें ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से ट्रेड किया और अब किस तरीके से वो साम्राज्य की तरफ जा रहे हैं, क्या कारण थे जो उन्होंने रूल करना स्टार्ट किया ब्रिटिशर्स ने, क्योंकि उन्हें बहुत सारे काम करने होते थे जो कि जो लोकल रूलर्स हुआ करते थे वो उन्हें मना करते थे करने से। ठीक है, तो ये मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए होमवर्क के लिए, तुम ये क्वेश्चंस कर लेना।
ठीक है, प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब।